छात्रों, कक्षा 10 है और विषय पढ़ाएंगे विज्ञान। और ऊपर विषय कौन सी रहेगी हमारी? रसायन। जैसा पहले हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था। ये भी बताया था कि रासायनिक समीकरण जो है संतुलित होना आवश्यक है। यदि कोई समीकरण संतुलित होता है तभी उसका कुछ महत्व होता है, अन्यथा समीकरण का कोई महत्व नहीं रहता। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक, यानी जो भाग लेते हैं हम क्या लेते हैं? अभिकारक। प्रयुक्त अभिकारकों की संख्या जो होती है, प्रयुक्त अभिकारकों की संख्या जो होती है वो अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम? उत्पाद। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। अभिक्रिया के बाद प्राप्त उत्पादों की संख्या सदैव समान रहती है, यानी जितने अभिकारक होंगे, जितने अभिकारक के अणु होंगे उतने ही उत्पाद के अणु होंगे। यदि ऐसा है तो हमारा समीकरण जो संतुलित है, अन्यथा नहीं। या दूसरी तरीका से भी हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न नष्ट। रासायनिक अभिक्रिया में न नष्ट होगा और न ही उसे पैदा किया जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, एक उदाहरण है जैसे जिंक तत्व, एक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। और फिर क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। और जिंक का संकेत क्या होगा? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, यानी ZnSO4 प्लस H2। अब इस समीकरण को हम देखेंगे कि ये हमारा जो समीकरण है संतुलित है या नहीं है, संतुलित है या नहीं। और देखेंगे कैसे? देखेंगे ऐसे कि तीर के निशान, अभिकारक, जितने भी अभिकारक होते हैं वो तीर से पहले वाले होते हैं। तीर के चिन्ह से जो पहले होंगे उन्हें कहेंगे हम अभिकारक। यानी अभिकारकों की संख्या जो है तीर के चिन्ह के बाद, यानी उत्पादों की संख्या के बराबर होती है। यदि बराबर है तो हमारा समीकरण कैसा है? संतुलित, अन्यथा नहीं। तो अभी से हम चेक करेंगे कि ये हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं। तो हम संख्या के बारे में बात करेंगे। परमाणु कैसे देखेंगे? तो परमाणु उत्पाद और अभिकारक, उत्पाद और अभिकारक, यानी तीर से पहले किसी तत्व के कितने परमाणु हैं और तीर के बाद किसी तत्व के कितने परमाणु हैं। यदि समान है तो हमारा समीकरण संतुलित होगा और असमान है तो समीकरण संतुलित नहीं होगा। देखिए जिंक में कितने परमाणु हैं? अभिकारक में 1 और उत्पाद में 1। ये क्या है? संतुलित। ये क्या होगा? संतुलित। और H देखो अभिकारक में 2, कितने परमाणु हैं अभिकारक में? 2 और उत्पाद में 2। अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2 है, यानी संख्या समान है। अब S के अभिकारक में कितने परमाणु हैं? 1 और उत्पाद में 1। ये भी समान है, ये भी समान है। अब O में कितने परमाणु हैं अभिकारक में? 4 और उत्पाद में कितने हैं? 4, यानी ये भी, यानी 4 तत्व थे हमारी इस अभिक्रिया में और चारों की संख्या दोनों तरफ, यानी तीर से पहले और तीर के बाद कैसी है? समान। तो हमारा जो समीकरण कैसा है? ये संतुलित। ये कैसा समीकरण होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। अतः यह
रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण। तो इसके बाद हम एक और उदाहरण देखते हैं कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। हमारे पास समीकरण है Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O इजिकल टू Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2, ये समीकरण है। अब इसमें हम अभिकारक और उत्पादों में दोनों तरफ इसकी संख्या का निराकरण करेंगे कि कितने कितने परमाणु हैं। पहला तत्व कौन सा है? Fe। तो Fe का देखिए, तीर के निशान से पहले कितने परमाणु हैं Fe में? 1, और तीर के निशान के बाद कितने हैं? 3। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है, ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब अगला तत्व देखिए क्या है, अगला है H2। H2 देखिए, अभिकारक में कितनी संख्या है? 2, और उत्पाद में 2। ये संख्या ठीक है, यानी ये संतुष्ट है, लेकिन समीकरण में संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि Fe जो है, Fe में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। अब एक और देखिए, अगला तत्व है O। अभिकारक में कितने परमाणु हैं? 1, और उत्पाद में 4। उत्पाद में कितने हैं? 4। तो ये भी संतुलित नहीं है, यानी ये समीकरण हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम कि इसको संतुलित कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये समीकरण है, कैसा है? संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, तो क्या करेंगे, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण बनाएंगे। अब देखिए, जैसे एक संख्या हमने अभी देखी थी, न तो Fe संतुष्ट था और ना ही O। तो सबसे पहले हम किसे संतुष्ट करते हैं? जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, और सबसे लास्ट में किसे करेंगे? जो एकल होगा, जो तत्व सिंगल होगा या कम से कम संख्या होगी, उसे सबसे लास्ट में, और ज्यादा वाले को सबसे पहले। Fe3O4, Fe3O4, और यहाँ क्या है? H2O, यानी O यहाँ पर कितना है? 1, और यहाँ 4। ज्यादा वाला तो यही है, तो सबसे पहले किसे करेंगे हम? O में कितने परमाणु हैं? 4, यहाँ पर 1। यदि इसमें 4 का गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे O के परमाणु संतुष्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा समीकरण? Fe+4H2O, जैसा है। अब ये तो हो गया। अब देखिए Fe यहाँ पर कितना है? 1, और यहाँ 3 है, तो Fe को भी किससे मल्टीपल करेंगे? 3 से। तो क्या हो जाएगा? 3Fe+4H2O Fe3O4 प्लस H2। अब सारे तत्व जो हमारे संतुलित हो गए। क्या रह गया? केवल एक हाइड्रोजन। क्या रह गया? केवल एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? देखो 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 8, और यहाँ पर कितने हैं? 2। यदि इस H में 4 से गुणा कर दिया जाए तो 4 दूनी 8, कितने हो जाएंगे? 8। तो हमारा समीकरण क्या होगा? संतुलित। 3Fe+4H2 Fe3O4 प्लस 4H2। ये जो समीकरण है हमारा कैसा हुआ? संतुलित रासायनिक समीकरण। अतः यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, तो ये समीकरण हमारा कैसा था? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब लेकिन इसमें ये नहीं पता चला हमें कि कौन वस्तु ठोस है और कौन द्रव और कौन गैस है। तो इसके लिए हमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत अलग से लिखने पड़ेंगे, अलग से लिखने पड़ते हैं। जैसे Fe किसका संकेत है?
आयरन लोहा का। तो ये क्या है, ठोस होता है यानी सॉलिड। इसके आगे हम क्या लिख देंगे, एस, क्या लिख देंगे, एस। एस का मतलब क्या होगा, सॉलिड। ये क्या होगा, ठोस, सॉलिड हो गया। इसके बाद है फोर एच, इससे पहले 4H2O। H2O क्या होता है, जल। इसके लिखेंगे हम लिक्विड यानी एज। क्या लिखेंगे, लिक्विड यानी एज। 3O4S सॉलिड होगा और प्लस H2 जो हाइड्रोजन होती है वो एक गैस होगी। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद इसके बाद चर्चा करेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। और पहली जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो होगी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं हम, संयोजन यानी जुड़ना। संयोजन यानी जुड़ना तो क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक हो ना, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक जो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो सिंगल ही बनेगा, एक ही बनेगा। तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण जैसे सुनते हैं C+O2 क्या बन जाएगा, CO2। दूसरा है H2+O2, ये क्या हो जाएगा, H2O। जैसे हमने बताया था कि यदि समीकरण हमारा संतुलित रहता है तो हमारी बात ठीक है। यदि समीकरण संतुलित नहीं है तो उसे हमें संतुलित भी करना होगा। अब इस समीकरण को देखिए, पहले वाले को C+O2 CO2। कार्बन की संख्या कितनी है, 1, और इधर कितनी है, 1, संतुलित है। O2 2 है और इधर भी 2 है, यानी समीकरण तो संतुलित है। लेकिन भौतिक अवस्था कैसी है वो ये नहीं पता चल रहा है। भौतिक अवस्था कैसी है ये नहीं पता चल रहा है। तो ऑक्सीजन गैस होगी और CO2 भी गैस है। लेकिन कार्बन जो है, कोयला जो है कैसा होता है, ठोस। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है यानी गैस, क्या बनती है, CO2 गैस ही बनेगी। क्या बनेगी, गैस। ऐसे ही H2 है, H2 क्या होती है, गैस। H2 क्या होती है, गैस। और O2 ऑक्सीजन क्या है, गैस। और बनु क्या गया हमारा, जल। बनु क्या गया, जल। और जल कैसा है, द्रव, यानी जल की क्या लिखेंगे हम, है। अब संतुलित देखिए, H2 2 है, H2 2 है, O2 2 है, यहाँ पर केवल 1 है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, 2 से इसमें, अब 2 से इसमें बड़ा कर दिया तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 2 दूनी 4, यहाँ कितनी रह गई, 2। तो 2 से ही इसमें गुणा हम कर देंगे। यानी अब हाइड्रोजन भी संतुष्ट है और ऑक्सीजन भी संतुष्ट है और भौतिक अवस्था भी हमारी लिख गई। यानी पूरा समीकरण हमारा पूरा हो गया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे हमार संयोजन थी यानी जुड़ने की थी, अब ये है वियोजन यानी तोड़ने की। जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद यानी 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण है CaCO3, यानी साधारण नाम क्या होगा इसका, वैसे कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन इसे चूना पत्थर कहते हैं। और इसकी अवस्था कैसी होगी, सॉलिड यानी ठोस। और जब इसको हम गर्म करते हैं यानी ऊष्मा लेते हैं, किसका संकेत है, ऊष्मा, गर्म करने ऊष्मा लेते हैं तो क्या होगा, ये CaO और CO2 में टूट जाता है। CaO यानी बुझा चूना और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है, गैस, और चूना कैसा होता है, ठोस, तो इसमें टूट जाता है। इसका एक और उदाहरण दिया है हमने
ट्वाइस AgCl। और ये क्रिया कब होगी? प्रकाश की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या बनेगा? ट्वाइस Ag, यानी सिल्वर अलग हो जाएगी और सिल्वर की सामान्यता पर कैसी अवस्था में होती है? ठोस में। और प्लस Cl, और Cl2 किस अवस्था में होती है? गैस में। तो ये सिल्वर, इसका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड। ये क्या होगी? सिल्वर क्लोराइड। और जब इसके धूप में रखते हैं तो क्या होगा? सिल्वर अलग हो जाएगी और क्लोरीन अलग हो जाएगी। सिल्वर अलग और क्लोरीन जाता है। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी एक को हटाकर दूसरे को लग जाना, यानी एक के स्थान पर स्वयं आ जाना। यदि किसी अभिक्रिया में एक तत्व जो है दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी उसे हटा देता है और वह उस स्थान पर स्थापित हो जाता है। यदि किसी अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसे? विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देखिए इसमें, जैसे Zn जिंक, Zn किसका संकेत है? जिंक। तो जिंक कैसी होती है? सॉलिड यानी ठोस। और प्लस CuSO4, ये क्या है? एल्कली है, क्षारीय है। तो इन दोनों की क्रिया जो होती है तो क्या बनता है? ये जो Zn है Cu को विस्थापित कर देगा। क्या करेगा? ये Cu को SO4 में से हटा देगा और स्वयं वहां पर आकर जुड़ जाएगा। जैसे Zn है तो Zn Cu के स्थान पर Zn आ जाएगा और Cu यहां से विस्थापित होकर अलग हो जाएगा। तो ये है एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, यानी Cu को वहां से हटा दिया और स्वयं आकर जुड़ गया। ठीक। एक और उदाहरण है, ये है Fe। जानते हैं ना किसका संकेत है? आयरन, लोहे का। तो जब Fe सामान्यतः पर किस अवस्था में पाया जाता है? Fe ठोस, इसमें ठोस। और जब Fe की क्रिया हम CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, इनका नाम क्या होगा? साधारण नाम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? फेरस सल्फेट। क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। और क्या विस्थापित कौन होगा सल्फेट में से? Cu को विस्थापित करके अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी भी लिख सकते हैं आप। ये क्या है? जिंक। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। तो क्या बनेगी हमारी? जिंक सल्फेट और क्या बनेगा? कॉपर। इसी प्रकार से Fe फेरस या आयरन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फेरस या आयरन। तो ये क्या है? वही है कॉपर सल्फेट। ये फेरस सल्फेट और ये पुनः क्या होगा? कॉपर। ठीक, ये है तो विस्थापन अभिक्रिया भी थी। विस्थापन उसमें क्या था? एक तत्व किसी यौगिक में से विस्थापित होकर उस जगह पर कोई दूसरा तत्व जुड़ जाता था। और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें कोई तत्व न हटकर क्या होता है? मूलक या यौगिक, उसका मूलक जो है या आयन जो है जुड़ता है।
वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन आयन कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो इनमें इंटरचेंज होता है जिस अभिक्रिया में, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह अभिकारकों के बीच आयनों का जब आदान प्रदान होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देखिए इसका क्या है, Na2SO2 Na2SO2 यानी सोडियम सल्फेट है। वैसे क्या नाम होगा इसका, सोडियम सल्फेट, और इसकी भौतिक अवस्था भी हमने लिख दी है। जो सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड BaCl2 से क्रिया करता है तो क्या बनेगा, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। देखिए Ba कैसा है, Ba हमारा होता है 2+, Ba क्या होता है 2+, इस पर धनायन होता है, और सल्फर पर SO4 पर क्या होता है, ऋणायन। क्या होता है, ऋणायन। तो यहाँ से धनायन जोड़कर BaSO4 बनेगा और NaCl के साथ क्रिया करेगा, यानी मूलकों का इसमें इंटरचेंज होता है। तो इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगली अभिक्रिया होगी हमारी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। कौन सी, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की क्या होगी इसमें, वृद्धि। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, कोई रिएक्शन हो रहा है और उस समय किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है, तो इसलिए यह अपचय तो कहते हैं हम। इसका क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, अपचयित हुआ है। यानी किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अपचयित। जब दोनों रिएक्शन एक साथ ही होंगे, जब एक अपचयित होगा तो दूसरा उपचयित होगा। यानी किसी में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो किसी में से निकलेगा, तभी तो जुड़ेगा। किसी में से ऑक्सीजन निकलेगा और दूसरे में जुड़ेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें क्या कहते हैं, रेडॉक्स। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी रिएक्शन को, उपचयन अपचयन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एक उदाहरण है, जैसे सभी पता है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। CuO कॉपर ऑक्साइड जब H2 हाइड्रोजन के साथ गर्म की जाती है तो क्या होगा, Cu होगा और प्लस H2O होगा। अब इसमें देखिए ये क्या है हमारे पास, CuO यानी ऑक्सीजन कॉपर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन के पूरा होने के बाद क्या है, ऑक्सीजन Cu से हट गया, ऑक्सीजन से हट गया, यानी Cu ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और किसमें जुड़ गया, ये H2 के साथ। किसके साथ, H2 के साथ। तो Cu से जो है ऑक्सीजन हट गया, तो इसे कहेंगे हम अपचयन। यानी क्या कहेंगे कि कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन। कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। जिसके साथ होता है उसे कहते हैं उपचयन, और जिससे निकलता है उसे कहते हैं अपचयन। और इस पूरे कंपाउंड को कहेंगे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। CO प्लस H2 इसको गर्म करने पर तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक स्थिति जब आएगी और ऑक्सीजन जो है Cu से अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, यानी कॉपर अलग रह गया और H2 यानी H2 क्या होगा, जल। जल के रूप में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा। तो इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी संक्षारण
संचारण जानते क्या होता है? संचारण का वैसे साधारण तरीके से हम कहेंगे, संचारण कहेंगे धातु का नष्ट होना। क्या है? धातु का नष्ट होना। धातु के नष्ट होने को हम धातु का संचारण कहते हैं। और होता कब है? जब विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे या तो वातावरण में अधिक नमी हो, वातावरण में अधिक नमी हो, या उसके ऊपर अम्ल आदि का कोई छिड़काव हो जाए, अम्ल आदि उस पर गिर जाए, तो धातु का संचारण जो है हो जाता है। तो कैसे दिखाई देते? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता यानी वायु में नमी जो होती है उसे कहते हैं आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तो इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारण। इससे क्या होता है? धातु जो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती है। धातु धीरे धीरे करके क्या होने लगती है? नष्ट। जैसे चांदी के ऊपर देखा तुमने, चांदी के जो आभूषण होते हैं उन पर विशेष तौर पर बरसात के दिनों में काली परत सी आ जाती है, काली परत सी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय नमी अधिक रहती है, और नमी अधिक रहने के कारण उसका संचारण हो जाता है, यानी धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ऐसे ही तांबे के ऊपर देखा होगा हरी परत आ जाती है, और लोहे के ऊपर तो आपने देखा ही होगा एक भूरे रंग की परत, थोड़ा सा भी पानी या तो लोहे पर पड़ जाए तो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। उससे क्या होता है? धीरे धीरे करके धातु नष्ट होने लगती है। हाँ, अगला टॉपिक होगा और चैप्टर लास्ट होगा ये विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, गंध तो सभी जानते हैं। जब तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी पकवान होते हैं, साधारण भाषा में कहेंगे, जितने भी पकवान होते हैं उपचयित हो जाते हैं। क्या होता है इनका? अपचयन हो जाता है, या उपचयित हो जाते हैं, और तब ये विकृत गंधी हो जाती है। तथा इनका स्वाद और गंध, इनका स्वाद भी चेंज हो जाएगा, और इनमें से एक विशेष प्रकार की गंध भी आने लगेगी। तो इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। आपने देखा होगा कि कोई पकवान हो, कोई मिठाई हो, अधिक समय तक रखी रहे तो उसमें से एक विशेष प्रकार की महक और उसका स्वाद भी बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। हाँ, इसे हम रोक तो नहीं सकते, कम कर सकते हैं विकृत गंधिता को। और कैसे? हम जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं हम रखते हैं, इस प्रकार के बर्तन हम रखने चाहिए कि उसे कम से कम वायु मिले, यानी वायु रोधी बर्तनों में इसे हम रखकर विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। ठीक है?